हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो आज इंग्लिश क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स का चैप्टर करेंगे। आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वास ब्रोक डैश पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट। ओके, तो जो ऑप्शंस है वो है ब्रोक इन, ब्रोक इनटू, ब्रोक अमॉन्ग, ब्रोक फ्रॉम। तो ब्रोक और ब्रेक को लेकर बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वो भी सब हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं ब्रेक इन, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेक इन। ब्रेक इन का क्या मतलब होता है? वैसे तो हम इन यूज करते हैं अगर कोई भी चीज एनक्लोज्ड है, तो उस हिसाब से उस चीज के लिए हम इन प्रपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, एनक्लोज्ड अगर किसी चीज के अंदर एनक्लोज्ड है तब हम इन यूज करते हैं। बट ब्रेक इन जो फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इन मतलब जबरदस्ती किसी जगह पे घुस जाना बाय फोर्स। जैसे कि अगर मैं रॉबरी का बात करूं, रॉबरी में जबरदस्ती घुस जाते हैं घर के अंदर, तो वही है कि अगर कोई रॉबरी और या कोई थीफ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, तो उसको हम ब्रेक इन बोलते हैं। ठीक है, और ब्रेक इनटू क्या है? वैसे तो इनटू हम यूज करते हैं कोई मूवमेंट के लिए। ठीक है, अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह पे रश करके जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट के टाइम हम इनटू यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक इनटू मतलब कोई चीज अगर टूट जाता है, मतलब एक पीस था वो टूट के मल्टीपल पीस में डिवाइड हो गया, तो वो टूट जाने का बोलते हैं ब्रेक इनटू। तो द वास ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक इनटू, दैट इज ब्रोक इनटू। और भी कुछ ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब होते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सभी एसएससी के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले और एक है ब्रेक ऑफ। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आप भी मेरे साथ लिखिए। ब्रेक ऑफ हम दो तरीके से यूज करते हैं। अगर अचानक से बातचीत बंद हो जाए, ओके, एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग, तब भी हम ब्रेक ऑफ बोलते हैं। ओके, एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग, इसे हम ब्रेक ऑफ बोलते हैं। और एक बोलते हैं जब कोई बड़ा सा कोई चीज है, उससे अगर कोई छोटा सा पोर्शन अलग कर दे, तब भी हम ब्रेक ऑफ बोलते हैं। मतलब रिमूव समथिंग फ्रॉम अ लार्जर यूनिट। ओके, और ऐसे बोल सकते हैं पुल ऑफ, ये और एक हो गया इसका पुल ऑफ। ओके, ब्रेक ऑफ और पुल ऑफ का मतलब क्या है कि अगर कोई बड़ा सा यूनिट है, लार्जर यूनिट से अगर मैं छोटा सा कोई चीज को रिमूव कर रही हूं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ और पुल ऑफ। ठीक है, और एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग के लिए भी हम ब्रेक ऑफ यूज करते हैं। ओके, तो ब्रेक ऑफ हो गया। ब्रेक ऑफ आप पॉज करके राइट कर लेना। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। आई थिंक ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन भी हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एक मशीन के लिए और एक कोई प्रोसेस, कोई एग्रीमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। दोनों का ही जो अप्रोच है वो सेम ही है, बट दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई मशीन, कोई डिवाइस सडनली फंक्शन करना बंद कर दे, ओके, सडनली सीज टू फंक्शन, ये है फॉर मशीन के लिए। ठीक है, कोई चीज के लिए ये बोल रहे हैं कि अचानक से अगर काम करना बंद कर दे तो ब्रेक डाउन, कार ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और होता है कोई एग्रीमेंट, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रोसेस के लिए सीज टू कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू होना बंद हो जाए। ओके, सीज टू कंटिन्यू होना बंद हो जाए, इट इज पर्टिकुलरली फॉर एनी एग्रीमेंट, एनी रिलेशनशिप, एनी प्रोसेस, तब भी हम उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन दो तरीके से यूज होता है, एक सडनली सीज टू फंक्शन फॉर मशीन, एक सडनली सीज टू कंटिन्यू फॉर एग्रीमेंट, रिलेशनशिप एंड प्रोसेस एनी। ओके, सो ये हो गया ब्रेक डाउन। ब्रेक इन हो गया, ब्रेक इनटू हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया एंड ब्रेक डाउन भी हो गया। और एक है ब्रेकआउट। आई थिंक ब्रेकआउट तो सभी ने सुना होगा, कोई भी डिजीज के लिए, कोई एपिडेमिक के लिए हम ब्रेकआउट यूज करते हैं ना।
अगर एनी मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली एपिडेमिक के लिए नहीं, एनी अनडिजायरेबल चीज जो किसी को नहीं चाहिए अगर वो सडनली स्टार्ट हो जाए, जैसे कि एपिडेमिक, कोई चाहता है कि एपिडेमिक हो बट वो एपिडेमिक तो शुरू हो ही गया ना, एंड वो फैल गया इस तरीके से कि कोई उसको नहीं रोक पा रहे थे, ठीक है। तो अगर सम अनडिजायरेबल थिंग्स स्टार्ट सडनली, then we will use the phrasal verb break out। और एक है break up। break up क्या है? come to an end and disperse। रिलेशनशिप के लिए भी यूज करते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप को एंड करना है तो ब्रेक अप बोलते हैं। और एक है इसको मैं रिमूव कर रही हूं, और एक है ब्रेक ऑन। जो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं रिमूव करके लिख रही हूँ, आप सभी ये नोट कर लेना, ठीक है। और एक है ब्रेक ऑन। ब्रेक ऑन मतलब तोड़ ही देना, ठीक है, टू ब्रेक समथिंग। बहुत जोर से बाय स्ट्राइकिंग और स्मैकिंग इट अगेंस्ट समथिंग, ओके। मतलब अगर मैंने एक वास लिया और दीवार में एकदम पटक के तोड़ दिया तो उसको ब्रेक ऑन बोलेगा, ओके। बाय स्ट्राइकिंग or smacking it against something, ओके। तो क्या क्या पढ़ा हमने? ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑन, ब्रेक अप, ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक ऑफ। एक बार रिवाइज कर देती हूं। ब्रेक इन मतलब अगर जबरदस्ती कोई घर के अंदर घुस जाए तो ब्रेक इन होता है। कोई चीज अगर टूट के मतलब मल्टीपल पीसेस में बिखर जाए तो वो ब्रेक इन टू हो गया। ब्रेक ऑन तो हो गया कुछ तोड़ ही देना, टू बाय स्ट्राइकिंग और स्मैकिंग इट अगेंस्ट समथिंग, वो हो गया ब्रेक ऑन। ब्रेक अप हो गया क्या? टू कम टू एन एंड एंड डिस्पर्स इट, मेनली वी यूज इन रिलेशनशिप, ओके। और एक है क्या? ब्रेक आउट। वी यूज इट फॉर एनी अनडिजायरेबल थिंग्स अगर सडनली स्टार्ट हो जाए, स्पेशली वी यूज इट फॉर एपिडेमिक, ओके, ब्रेक आउट, ओके। एंड और एक क्या है? ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन मतलब सीज टू कंटिन्यू, सीज टू फंक्शन। फंक्शन अगर करना, कोई मशीन बंद कर दे और कोई रिलेशनशिप प्रपोजल अगर कंटिन्यू होना बंद हो जाए तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं ना, ब्रेक डाउन आ गया एक। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते ऐसा कुछ चीज हो गया कि आपका ब्रेक डाउन हो गया। अगर आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो बट आपका उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो एक ब्रेकडाउन होता है खुद के अंदर, मतलब इच्छा नहीं करता है, सीज टू कंटिन्यू हो जाता है, वो कंटिन्यूएशन खराब हो जाता है वहां पे, ओके। तो वो गया ब्रेकडाउन। और एक था ब्रेक ऑफ। ये अगर कोई भी लार्जर यूनिट से अगर अलग हो जाए, रिमूव हो जाए तो उसको ब्रेक ऑफ बोलते थे। और अब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग, अगर अचानक से बंद हो जाए बातचीत तो उसको बोलते ब्रेक ऑफ। तो यहाँ पे हमने 7 फ्रेजल वर्ब पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो ये सभी आप नोट करना, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर है सेकंड वन, द वाज ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट, ओके। नेक्स्ट, शी सेम्ड डैश अबाउट द प्लान एज शी डिड नॉट रिएक्ट मच। अच्छा, अब इस बात को छोड़ दो, यहाँ पे क्या बोले? शी डिड नॉट रिएक्ट मच। अगर रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई प्लान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ बट आपने रिएक्ट नहीं किया, दैट मीन्स क्या है? आपको उस प्लान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मतलब जो भी, मुझे क्या, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आपको अगर कोई फीलिंग आए तो अब भी आप नहीं रिएक्ट करेंगे ना, नहीं तो आप तो कोई ना कोई रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस है इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, अनइंटरेस्टेड, एंथुसियास्टिक। देखिए ये जो तीनों ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, बी एंड डी, तीनों का ही जो फीलिंग है वो सेम तरह का ही है, ठीक है। इंटरेस्टेड, आप अगर रिएक्ट करते दैट मीन्स क्या? आप वो प्लान के बारे में इंटरेस्टेड है, आप वो प्लान के बारे में एक्साइटेड है, आप वो एंथुसियास्टिक है, हाँ वो उस प्लान के लिए कुछ करना चाहिए ऐसे करके, बट आपने रिएक्ट नहीं किया। एंड ये तीनों ही सेम ही है, तीनों का मीनिंग सेम बन रहा है, सिर्फ एक ही बचा है अनइंटरेस्टेड, मतलब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज अनइंटरेस्टेड, ओके। सो शी seemed uninterested about the plan as she did not react much, okay. Option number C is the correct answer. Next, when are you dash to write to your friend? अब when are you dash, ये कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना। वेन आर है यहाँ पे, तो मुझे एकदम आंख बंद करके ऑप्शन बी में टिक करना है। वेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, मार्कोनी डैश द रेडियो इन 1901। अब ये और एक एसएससी का फेवरेट अप्रोच है,
यहाँ पे क्या होगा? ओके, डिस्कवर्ड, लोकेटेड, इन्वेंटेड, ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो ये डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड के बीच में डिफरेंस क्या है? डिस्कवर किसको करते हैं? कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, डिस्कवरी किसको बोलते हैं? कि कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड, बट उसको किसने पहले नहीं देखा। जिसको उसको पहले देखा है वो उनका डिस्कवरी कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे कि अमेरिका। ओके, अमेरिका क्या, वो जो लैंड था, वो जो पीस ऑफ लैंड था, वो तो पहले से ही था, वो तो अचानक से आ नहीं गया ना, वो पहले से ही था, बट किसी ने उसको नहीं देखा। फर्स्ट किसने देखा था? कोलंबस ने देखा था। ओके, कोलंबस ने फर्स्ट देखा था वो पीस ऑफ लैंड को, इसलिए क्या बोलते हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, है ना। तो अमेरिका एक पीस ऑफ लैंड है, उसको अलग से कुछ किसी ने बनाया नहीं। ओके, बट इन्वेंशन हम कब यूज करते हैं? जब कोई आइडिया यूज करके, कोई किसी का इंटेलिजेंस यूज करके, आइडिया यूज करके कोई ऐसा चीज बनाए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, उनके आइडिया के वजह से, वो इंप्लीमेंटेशन की वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। कोई आविष्कार, अगर कुछ आविष्कार किया है तो उसको इन्वेंशन बोलते हैं। जैसे कि रेडियो, रेडियो क्या पहले से था? पहले से तो रेडियो नहीं था, उन्होंने वो रेडियो इन्वेंट किया है। ठीक है, उनके इंटेलिजेंस, उनके आइडियाज की वजह से वो रेडियो उन्होंने बनाया है, वो पहले से नहीं था। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इन्वेंटेड। आई थिंक आप लोगों ने समझ गए कि डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड के बीच में डिफरेंस क्या है। डिस्कवर्ड हम कब यूज करते हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है बट नोबॉडी हैज फाउंड इट बिफोर। ओके, किसी ने उसको पहले नहीं देखा, जिसने उसको पहले देखा उन्होंने उसको डिस्कवर कर लिया। और इन्वेंटेड क्या है? अगर कोई चीज अगर आप क्रिएट कर रहे हो, ओके, आपने आइडिया, आपके इंटेलिजेंस यूज करके आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो इन 1901। ओके, नेक्स्ट, he is addicted to alcohol and exerts a bad influence dash his family। वो अल्कोहल से एडिक्टेड है एंड इसलिए क्या हो रहा है? exerts मतलब वो उनके फैमिली के ऊपर एक बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। ठीक है, तो exerts a bad influence on, it means उनका फैमिली का जो भी मेंबर्स है उनके माइंड के ऊपर एक बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे होगा exerts on होगा, exerts a bad influence on। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द इंसिडेंट मेड अ डैश इंप्रेशन ऑन करण। ओके, तो राउंडेड इंप्रेशन, फैक्चुअल इंप्रेशन, डीप इंप्रेशन, परफेक्ट इंप्रेशन। अब राउंडेड इंप्रेशन और फैक्चुअल इंप्रेशन और परफेक्ट इंप्रेशन डू नॉट मेक एनी सेंस। ओके, क्योंकि एक इंसिडेंट, एक घटना के बारे में बात हो रहा है कि वो करण के ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ा है। हम बोल सकते कि उसके ऊपर गहरा इंप्रेशन पड़ा है, उसके ऊपर परफेक्ट इंप्रेशन पड़ा है, ऐसा तो मतलब कोई मीनिंग नहीं बनता है ना। तो उसके ऊपर हम बोल सकते कि इसके ऊपर गहरा इंप्रेशन पड़ा है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर डीप। ओके, डीप इंप्रेशन, द इंसिडेंट मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन करण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, I am dash of winning the competition। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट, रेजिस्टेंट, पार्टिनेंट, रिलैंट। कॉन्फिडेंट ही होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये कंपटीशन तो जीतूंगी। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, ये भी देखना। ओके, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। ओके, आईएनजी फॉर्म, ओके, पार्टिसिपल फॉर्म, ये भी हमें ऑब्जर्व करना है। सिर्फ यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो गया, हाँ चलो बस हो गया, आंसर ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं। हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड को आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके बाद क्या यूज हो रहा है, ये क्यों यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज करने का क्या मतलब है, ये सभी आपको ऑब्जर्व करना है। तभी आप एट ए टाइम बहुत कुछ एक साथ सीख सकते हो। बहुत कम टाइम में आप बहुत कुछ ऐसे सीख सकते हो अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है। ठीक है, तो वो आपको ग्रो करना होगा। आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है ऐसे करके आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द कंपटीशन। ओके, जरूर मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी। अब जो अदर ऑप्शन है जैसे कि रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब क्या कि यू वुड नॉट वांट टू एक्सेप्ट समथिंग पर्टिकुलरली, एनी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी चेंजेस और एनी आइडियाज। ओके, अगर कोई न्यू आइडियाज, कोई न्यू चेंजेस है जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेजिस्टेंट बताऊंगी। जैसे कि अगर मैं
ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन की बारे में बात करूं तो न्यू जनरेशन का जो अप्रोच है उनके लाइफ के प्रति, उनका जो भी अप्रोच है वो ओल्ड जनरेशन मोस्टली वो पसंद नहीं करते। दे आर रेजिस्टेंट, उनको वो जो न्यू जनरेशन का जो आइडियाज है उनके बारे में वो रेजिस्टेंट है, उनको जो चेंजेस वो दिखने में मिल रहा है वो उनको पसंद नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस, द न्यू आइडियाज बाय द न्यू जनरेशन। ओके, तो दैट्स वाई रेजिस्टेंट मतलब नॉट वांटिंग टू एक्सेप्ट समथिंग। ओके, especially new changes and ideas. Okay, next है क्या, pertinent. Pertinent means relevant. Okay, relevant to a particular matter. Okay, that is relevant. Pertinent. Okay, pertinent. And Reliance है जो कंपनी है, Reliance Jio. Okay, तो Reliant मतलब dependent on someone or something. Okay, dependent on someone or something. एकदम रिलायंस कंपनी का जो नाम है उन्होंने एकदम उनका नाम को एकदम सेटिस्फाइड किया है, फुल्ली सेटिस्फाइड किया है, क्योंकि हम लोग अब जियो के ऊपर जिस तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारे पास अब कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि जियो को छोड़ के किसी और कनेक्शन हम यूज करें। ऐसा एक मार्केट क्रिएट हो गया है। तो रिलायंस वाकई में उनका नाम को एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है। तो रिलायंट मतलब डिपेंडेंट ऑन समवन और समथिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, माई टीचर इज द डैश ऑफ ऑल। अब यहाँ पे दा भी है, यहाँ पे ऑल भी है, तो मुझे किस बात का कंफ्यूजन है? देखिए, दा हम कब यूज करते हैं? फॉर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के सामने हम दा यूज करते हैं। एंड यहाँ पे मैं कंपेयर भी किससे कर रही हूँ? ऑल, मतलब सब कुछ से कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? काइंडेस्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, माई टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, young people from disadvantaged home look for dash in government job. डिसएडवांटेजेड होम मतलब जिनका हालत ठीक नहीं है, जिस घर का हालत ठीक नहीं है। ज्यादातर हमारे देश में वैसे ही फैमिलीज है। ओके, मोस्टली वी आर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फैमिली। वहां का जो भी हमारे तरह लड़का लड़की है वो गवर्नमेंट जॉब में क्या ढूंढते हैं? लुक फॉर डैश इन गवर्नमेंट जॉब, क्या ढूंढते हैं? स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, है ना? आपको तो स्टेबिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब आप क्यों करना चाहते हैं? आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपका अगर जॉब में स्टेबिलिटी है तभी आपका लाइफ में स्टेबिलिटी रह सकते हैं, क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनीज है वहां पे आप कुछ भी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। कभी भी आपको निकाल सकते हैं जॉब से। ओके, कोई गारंटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है अभी तक कोविड के वजह से, तो बहुत ही हालत खराब है प्राइवेट कंपनीज का। ओके, बट गवर्नमेंट जॉब में क्या है? आपका स्टेबिलिटी है। एंड इसके वजह से यंग पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड होम्स लुक फॉर स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, कैपेबिलिटी, एबिलिटी तो आपको पता ही है। यूटिलिटी मीन्स क्या है? यूटिलिटी मीन्स प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल। ओके, यूटिलिटी मीन्स बेनिफिशियल और आप बोल सकते हो प्रॉफिटेबल। ठीक है, यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी तो आपको बोल ही दिया। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, ही इज डिसेंडेंट डैश द मुगल रॉयल्टी। अब डिसेंडेंट मतलब क्या है? जैसे कि आप अपने जो एंसेस्टर से, आपका जो पूर्वज है उनका डिसेंडेंट है। ओके, डिसेंडेंट का एक सिनोनिम है सक्सेसर। ओके, सक्सेसर, इसका जो स्पेलिंग है ये भी देख लेना। ओके, तो ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ किसका? ऑफ किसका? मुगल रॉयल्टी। मुगल रॉयल्टी का वो डिसेंडेंट है। ओके, तो ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ द मुगल रॉयल्टी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, तो ये हो गया हमारा लेवल 1 का क्वेश्चंस। अब हम जाएंगे लेवल 2 में। ओके, तो अभी हम लेवल 2 का क्वेश्चंस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड डैश। अब ये आ गया क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्वेश्चन टैग एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको एक ना एक क्वेश्चंस मिल ही जाता है एग्जाम में। एंड ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होता है। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट रहता है, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है। स्टेटमेंट में आपका जो है, उसके बाद क्वेश्चन टैग में उसका ऑपोजिट रहेगा। मतलब
सेंटेंस में अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हम यूज करते हैं? नेगेटिव मतलब कि डोंट, नॉट, ऐसे कुछ रहेगा। ओके, तो देखिए नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, यहां पे हम लोग कोई ऐसे नॉट, was not ऐसे और did not ऐसे करके यूज नहीं किया, बट none itself is a negative word. okay, none of the food, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, पहले तो देखिए, पहले आप क्या करोगे? was है, दैट मीन्स इट इज इन पास्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड डी एक ही तरह का है, एक का wasn't it है, एक का was it है। अब कंफ्यूजन क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, दैट इज वाज इट है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, द नियरेस्ट हाउस वाज मच डैश देन शी थॉट। ओके, जब यहाँ पे देन यूज हुआ है दैट मीन्स कुछ कंपैरेटिव टाइप का यहाँ पे कुछ होगा। ओके, मुझे कंपैरेटिव चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे मच यूज हो रहा है, उसके बाद कुछ कंपैरेटिव डिग्री बैठेगा, उसके बाद तो जो है देन शी थॉट, देन है, दैट्स वाई कोई कंपैरेटिव डिग्री मुझे चाहिए। अब ए में तो कंपैरेटिव डिग्री है नहीं, तो इसको कट कर दो। बी में मोर फर्दर है, क्यों यूज करना है मुझे? मोर फर्दर नहीं चाहिए मुझे, फर्दर इटसेल्फ इज अ कंपैरेटिव डिग्री, उसको अगर मैं मोर फर्दर बोलूंगी तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, तो ये भी कट। अब बचा फर्दर, फर्दर दोनों ही सेम ही है, सिर्फ एक ए और यू का फर्क है। तो फर्दर एक्चुअली टॉक्स अबाउट द डिस्टेंस। ओके, इट्स अबाउट डिस्टेंस, कितना दूर है उसके बारे में अगर मुझे बताना है तो मैं ये फर्दर यूज करूंगी। इट इज लाइक एट और बाय अ ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन वी यूज फर्दर। एंड ये फर्दर जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो है एडिशनल। ऐसे बोलते हैं ना कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और प्लीज क्लिक द लिंक, ऐसे बोलते हैं ना, तो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन मीन्स अगर आपको मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, द नियरेस्ट हाउस डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, इसलिए द नियरेस्ट हाउस वाज मच फर्दर देन शी थॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर डैश अदर्स। अब ये जो इंफीरियर है, सुपेरियर है, जूनियर, सीनियर, ये सभी के साथ हम टू यूज करते हैं, याद रहेगा टू, ये भी एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर टू अदर्स। ओके, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, सीनियर सभी के साथ हम टू यूज करते हैं। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो देन यूज होना चाहिए क्योंकि मैं तो एक कंपैरिजन कर रही हूं, बट नहीं। ओके, यहाँ पे टू यूज होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स। ओके, आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स, यहाँ पे बहुत सारा फ्रेजल वर्ब आ चुका है, तो ये एक एक करके हम करेंगे। पहले क्या है? लुकिंग इनटू, आई एम लुकिंग इनटू दिस मैटर, मतलब क्या? मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूं। ओके, लुकिंग इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट। इसमें और एक एडिशनल पॉइंट है, हम कभी भी इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं बोलते हैं। ओके, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर कभी नहीं बोलेंगे, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर और आई एम लुकिंग इनटू द मैटर। ओके, looking into the matter or I am investigating the matter. Okay, not investigating into, because already investigate के अंदर ही into छुपा है। ठीक है, तो that is look into मतलब investigate। next है look down, मतलब किसी को नीचा दिखाना। okay, to regard with contempt, किसी को नीचा दिखाना is look down। okay, next है look out। look out means आप कुछ चीज के लिए या कोई इंसान के लिए आप सर्च कर रहे हो। ओके, टू सर्च फॉर समवन, समथिंग और समवन। ओके, हो गया। एंड नेक्स्ट लास्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर तो आपको पता ही है, केयर करना। ओके, केयर करना, टेक केयर। ओके, so looking into means investigate, looking down means to regard with contempt, looking out means to search for something and looking after means taking care of। okay, तो यहाँ पे मैं गुड बुक्स के लिए तो सर्च ही कर रही हूँ ना, आई एम लुकिंग आउट, आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर गुड बुक्स। ओके, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आई एम शॉर्ट डैश फंड्स एट दैट मोमेंट, सो कैन आई पे यू बैक नेक्स्ट वीक।
मेरा फंड शॉर्ट है, आई एम शॉर्ट ऑफ, फंड का शॉर्टेज है मेरे पास, ओके, फंड नहीं है, तो आई एम शॉर्ट ऑफ किसका, फंड का, ऑफ, आई एम शॉर्ट ऑफ funds at the moment. Okay, so that is why option number A is the correct one. Next, spacious discovery is always dash and shows just how much there is still to understand about our planet. तो नेक्स्ट पोर्शन क्या बोल रहा है एंड के बाद, शोज जस्ट हाउ मच देयर इज स्टिल टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लैनेट, मतलब हमारे प्लैनेट में और कितना चीजें अभी तक कितना भी चीजें हमारे समझने के लिए, एंड स्पीशीज डिस्कवरी के बारे में पहले बोल रहा है। तो स्पीशीज डिस्कवरी एक्साइटिंग, टीडियस, डिसर्निंग, पर्निशियस, 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो एक एक करके इसका मतलब देखते हैं। एक्साइटिंग तो आपको पता ही है इसका क्या ही बोले, टीडियस मतलब क्या, बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, ओके, टीडियस मतलब मैं यहां पे लिख रही हूं, टीडियस मतलब बोरिंग, ओके, मोनोटोनस, ओके, एंड डिसर्निंग मतलब आपका अगर अच्छा जजमेंट है तब मैं आपको बोल सकती हूं, ओके, दैट इज हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट, हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट इज डिसर्निंग, ओके, डिसर्निंग यहां पे सी है, ओके, एंड लास्ट वन क्या है, पर्निशियस मीन्स हार्मफुल, ओके, पर्निशियस इज हार्मफुल, डैमेजिंग, ओके, दैट इज पर्निशियस, ओके। तो यहाँ पे देखिए सी और डी की तो बात ही नहीं है, ओके, डिसर्निंग इज रिगार्डिंग गुड जजमेंट, पर्निशियस इज रिगार्डिंग हार्मफुल और डैमेजिंग, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, एक है एक्साइटिंग और एक है बोरिंग, तो बोरिंग तो नहीं है। यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है जो बोल रहा है कि स्पेशियस डिस्कवरी इज ऑलवेज डैश, एंड उसके बाद बोल रहा है कि देयर इज स्टिल, वहां पे बहुत कुछ अभी तक है हमारे प्लैनेट के बारे में हमें जानने के लिए, ठीक है, तो दैट इज एक्साइटिंग, ओके, स्पीशीज डिस्कवरी इज ऑलवेज एक्साइटिंग, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द कार पार्क वॉज फुल सो वी डैश टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू पार्क। मुझे कुछ देखना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में है, ऑप्शंस क्या है, हैज, हैविंग, हैड, हैव, आपके पास एक ही ऑप्शन है, ओके, आपको सोचना भी नहीं है, ये 22 सेकंड से आपको क्या सोचना है, 2 सेकंड लगेगा ये सेंटेंस पढ़ने में, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि पूरा सेंटेंस ही आपका पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे हैज, हैविंग, हैव कुछ भी नहीं होगा। द कार पार्क वॉज फुल सो वी हैड टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू पार्क, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज प्रमोशन, ओके, तो ये कुछ प्रपोजिशन है जो आपको एकदम मतलब लॉक करना है, आपके एकदम माइंड के अंदर एकदम लॉक कर लो, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन होता है, ओके, ऑन, ये प्रपोजिशन, ओके, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर आप किसी को गुड विश कर रहे हो, आप किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे हो फॉर हिज प्रमोशन, तो वी विल यूज ऑन, कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन। नेक्स्ट, टीचर वुड लाइक डैश अ लॉन्ग हॉलीडे, हैविंग फॉर, वुड लाइक, हैव, हैविंग बीन, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है एंड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये सब यहाँ पे अप्रोप्रिएटली मैच नहीं हो रहा है, तो हमें चाहिए इन्फिनिटिव, ओके, आई वुड लाइक टू हैव दिस और आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, ऐसे करके हम बोलते हैं, तो टीचर्स वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग हॉलीडे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, the rescue team dug out a soldier from the snow dash how he could have survived for 7 days buried under it। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बीच में हमें यहाँ पे क्या यूज करना होता है, द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम ए स्नो से रेस्क्यू टीम ने एक सोल्जर को खोद के निकाला है, ठीक है, मतलब वो स्नो के अंदर दब गए थे, एंड उसके बाद बोल रहे हैं ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days buried under it, मतलब वो जो सोल्जर वो स्नो के अंदर 7 दिन थे फिर भी वो सर्वाइव कर गए, ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही आश्चर्य हो गए, ओके, वंडर, ओके, तो यहाँ पे होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो वंडरिंग, ओके, वंडरिंग हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days buried under it, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट इज लेवल 3, तो हमारा लेवल 2 का 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब
हम लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे. ओके, नेक्स्ट. The ornithologist remembers that prior to the construction of the dams, the local rivers slowly dash through a rich wetland ecosystem which would store, hold back and slowly release water after heavy rains. तो डैम कंस्ट्रक्शन के पहले क्या था उसे के बारे में ऑर्निथोलॉजिस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि द लोकल रिवर्स स्लोली डैश थ्रू a rich wetland ecosystem, okay, which would store, hold back and slowly release water after heavy rains. तो यहाँ पे slowly क्या होगा? Solidified, infiltrated, prolonged, meandered. Solidified मतलब क्या होता है? Solid हो जाना, okay, hardened. Okay, that is solidified. Okay, infiltrated. Infiltrated मतलब infiltration से infiltrated, that is invade. Okay. इन्फिल्ट्रेटेड मतलब इन्वेट. सी हो गया प्रोलॉन्ग्ड मतलब दैट इज समथिंग विच इज लॉन्गर, मेक लॉन्गर, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड. ओके, एंड लास्ट वन इज meandered. Meandered means which follows a winding course. Winding course मतलब ये हमने ज्योग्राफी में आपने शायद पढ़ा होगा, जो रिवर है उसका फ्लो अगर ऐसा दिखता है, ऐसे मतलब बहुत ऐसे ऐसे एजेस है, शार्प एजेस है. ओके, तो इसको बोलते हैं वाइंडिंग कार्व्स. ओके, तो अगर रिवर ऐसे फ्लो करते हैं तो उसको हम ऐसे meander वो वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे होगा लास्ट वन meander. द लोकल रिवर्स स्लोली meandered. Okay, option number D is the correct one. Next, the driver of the car probably holds the key to dash the crime. अब आपको देख के तो लगेगा 2 के बाद तो आपका फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है ना, तो 2 सॉल्व ही होगा. ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस होता है एंड वो एक्सेप्शंस क्या है मैंने बार बार आप लोग के साथ डिस्कस किया है. पर्टिकुलर कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे 2 के बाद भी वर्ब का ing फॉर्म बैठता है एंड वो इनमें से एक है. होल्ड्स द की, इसके साथ 2 के बाद वर्ब का ing फॉर्म यूज होता है. ओके, तो होल्ड्स द की है इसके साथ, इसलिए यहाँ पे सॉल्विंग होगा. देख ही सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज कितना गिर गया है. ओके, करेक्ट ओनली 12%. तो यहाँ पे द ड्राइवर ऑफ द की प्रॉब्ली होल्ड्स द की टू सॉल्विंग द क्राइम. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल. यही समझ में आ रहा है कि मेन हॉल में उनका जो पोर्ट्रेट है उन्होंने वो लगाया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैंग्ड, हैंग, हांग, हेड हैंग्ड है. अब यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ब है, एक है हैंग और एक है हैंग. ठीक है, मतलब 2 ही सेम ही है उसका प्रेजेंट फॉर्म, बट एक्चुअली दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटेंस. ओके, एक हैंग है जिसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल हांग, हांग होता है, और एक है जिसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल हैंग्ड, हैंग्ड होता है. ठीक है, तो हैंग, हंग, हंग ये किस चीज में होता है? जब कोई चीज को आपको वॉल में टंगाना है, मतलब लगाना है. ओके, हैंग करना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पोर्ट्रेट हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कोई फोटो फ्रेम हो गया, उसके लिए हम हैंग, हंग, हंग यूज करते हैं. जो कि कोई विदाउट एनी सपोर्ट अगर वॉल में मैं वो लगा रही हूँ तो उसको मैं हैंग कर रही हूँ, वॉल में वो हैंग कर रही हूँ, ऐसे मैं बताऊंगी. और ये वाला जो हैंग है ये होगा हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्ड. दैट मीन्स टू डाई, हैंग्ड टिल डेथ ऐसे बोलते हैं ना. ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली टू डाई और सस्पेंडेड बाय द नेक. ओके, तो ये दोनों आपको अगर प्रेजेंट में दिया गया है तो आप समझ नहीं पाओगे, बट आप सेंटेंस पढ़ के समझ जाओगे कि क्या होगा. ओके, तो यहाँ पे तो पहला वाला हैंग ही है जो हमें दीवार में लगाना होता है. ठीक है, तो इसका कौन सा फॉर्म चाहिए वो मुझे पता नहीं. ठीक है, प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, बट यहाँ पे जैसे कि कोई भी ऑप्शन में एस ऐड नहीं है तो उससे मुझे पता चल रहा है कि ये पास्ट में होगा. दैट्स वाई यहाँ पे जो हंग है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हैंग होता तो यहाँ पे मुझे एस चाहिए होता है ना, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वो तो नहीं है, तो इसलिए ये पास्ट में ही होगा. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, learning how evolution has dash new species able to live in Earth's diverse habitats is awe-inspiring. Okay, learning how evolution has dash. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक एक करके देख लेंगे. पहला है slumbered. Slumbered means क्या है? Slept. Okay, sleep. Actually slumber means sleep. Okay, adjudicated means judge or try. Okay, adjudicated. Yielded. Yielded means produced. Produced, yielded. और requited means avenge. मतलब किसी को एकदम रिटर्न में एक अच्छा खासा
रिटर्न देना, अप्रोप्रिएट रिटर्न देना किस चीज का, ओके, एवेंज, दैट इज रिक्विटेड, ओके। तो ये जो सब ऑप्शन है उसका मतलब हमें समझ आ गया। तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लर्निंग हाउ इवोल्यूशन हैज डैश न्यू स्पीसीज, मतलब इवोल्यूशन की वजह से न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस हुआ है, उनको अर्थ का जो डाइवर्स हैबिटेट है उसमें जीने के लिए एबल बनाया है, एंड दैट इज ऑ इंस्पायरिंग, ओके। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज yielded, ओके। नेक्स्ट, A babysitter is somebody who looks dash other people's children। हम जानते हैं कि बेबीसिटर का काम क्या होता है, अदर्स जो वर्किंग पेरेंट्स और किसी भी और पर्पस में हो सकता है उनका बच्चों को ध्यान रखना, ठीक है। तो लुक हमने अभी अभी पढ़ा, लुक आफ्टर होता है टेक केयर, ओके। लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर, है ना। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन, लुक आफ्टर। और एक आफ्टर से है टेक आफ्टर, ओके। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है, रिजेंबल, एक ही तरह दिखना, रिजेंबल, सिमिलर अपीयरेंस और सिमिलर तरीके का दिखना, ओके। इसको बोलते हैं टेक आफ्टर और रिजेंबल, ओके। लुक आफ्टर हो गया टेक केयर, टेक आफ्टर हो गया रिजेंबल। तो यहाँ पे होगा अ बेबीसिटर इज समबडी हु लुक्स आफ्टर, ओके, अदर पीपल्स चिल्ड्रन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, The business prospect seemed quite dash, so I convinced my friend to partner with me to start the venture। तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट सेम्ड क्या, कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव चीज होगा तब भी ना मैं कन्विंस करूंगी मेरे दोस्त को कि मेरे साथ पार्टनर बन जाओ ये वेंचर स्टार्ट करने में, है ना। अगर मुझे बिजनेस प्रोस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा लग रहा है, तभी तो मैं मेरे दोस्त को कन्विंस करूंगी ना कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, साथ में ये वेंचर शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शंस है लुक्रेटिव, डूबियस, फ्लरिशिंग, प्रॉस्पेरस। तो फर्स्ट तो देखिए लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, ओके। प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, ओके। जो एक प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट, एक ग्रेट डील दे सकते हैं वो है लुक्रेटिव। डूबियस मतलब जो डाउटफुल है, ओके, आप हेजिटेट कर रहे हो, ओके, डाउटफुल है, वो है डूबियस। और फ्लरिशिंग, प्रॉस्परस दोनों का ही सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। दैट मीन्स डेवलपिंग रैपिडली और सक्सेसफुली और थ्राइविंग, ओके। थ्राइविंग ये सेम ही हो गया। प्रॉस्पेरस मतलब भी वही होता है, सक्सेसफुल होना। तो यहाँ पे हमें अगर कोई ग्रेट डील या प्रॉफिट नजर आ रहा है तभी मैं अपने दोस्त को कन्विंस करूंगी पार्टनर होने के लिए, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज लुक्रेटिव, ओके। द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट सेम्ड क्वाइट लुक्रेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, anyone who comes in contact with him is enamored dash his charismatic personality। तो यहाँ पे एनामोड, एनामोड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ओके। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओके। अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, एडमायरेशन और फैसिनेशन, okay। affected by strong feelings of love, admiration or fascination is called enamored, that is available strong feeling, okay। charismatic का मीनिंग मुझे कमेंट करके बताइए, charismatic, okay। तो anyone who comes in contact with him is enamored के साथ with भी होता है, of भी होता है, दो प्रीपोजिशन ही यूज होता है, with भी होता है, of भी होता है, दोनों ही करेक्ट है, बट हमारे ऑप्शन में एक ही अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, of, okay। तो with him is enamored of his charismatic personality, okay। तो ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer। Next, Sanjay has a working dash of Russian which he needs for his job as an intelligence officer। तो has a working dash of Russian, Russian एक language है, of working woman, working computer, working atmosphere, working knowledge, which is very obvious, working knowledge। So Sanjay has a working knowledge of Russian, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जो उनको उनका एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर उनका जो ड्यूटी है वहां पे उनको उस जॉब में उनको चाहिए, ठीक है। उनका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, रशियन ये लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ही हैज अ वर्किंग नॉलेज
of Russian. Okay, so option number D is the correct one. Next, the man who came out of the cave had a or slash n dash appearance and it made the people bow to him. अब ये जो appearance है इसका भी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है. appearance यहाँ पे a है, ठीक है, तो ये भी गलत करते हैं. ओके, तो who came out of the cave had a or an imperial royalty renowned king. imperial मतलब something which is majestic or magnificent. Okay, something which is majestic or magnificent, we will call it imperial. Okay, तो first one is imperial. royalty मतलब तो जानते हो, the status of a king or queen, the status or power of the king or queen. okay, renowned मतलब जो जिनको बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, जो जाना पहचाना सा है. okay, famous जो है उनको हम renowned personality ऐसे बोलते हैं ना, famous personality. किंग तो पता ही है, ठीक है. तो जो magnificent और एक majestic ऐसा एक अगर appearance है, किसी को देखकर अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, तभी तो आप उनके सामने बो होंगे ना, आप उनके सामने झुकेंगे ना. उनको देख के ऐसे एक मैग्निफिसेंट, एक ऐसा मेजेस्टिक एक फीलिंग आई आपके अंदर से कि उनको देख के ही लोग झुक गए, ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी विल यूज इंपेरियल. द मैन हु केम आउट ऑफ द केव हैड एन इंपेरियल अपीयरेंस एंड इट मेड द पीपल बो टू हिम. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस इज डैश बिजनेस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. तो यहाँ पे दोनों चीजों के अंदर कंपैरिजन चल रहा है. एक है फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस और एक है बिजनेस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो बेस्ड देन, द बेस्ट, द बेटर देन, ये सब इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है. ये यहाँ पे अप्रोप्रिएटली फिट नहीं है. यहाँ पे दोनों टाइप का फ्रेंडशिप में कंपैरिजन चल रहा है, तो यहाँ पे वी विल यूज बेटर देन. ओके, फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस इज बेटर देन बिजनेस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. ओके, रॉबर्ट एंड रूनी आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्दो दे डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो लोग एक दूसरे को जानते हैं बट वो लोग गुड फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में चल रहा है. ओके, इसलिए मैं फर्स्ट वन एलिमिनेट कर दूंगी. इसके बाद है हैव नोन, हैज नोन, आर नोइंग. ओके, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे ऑलरेडी यूज हुआ है, दैट मीन्स वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे को पहचानते हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, ठीक है. यहाँ पे दे है जो कि है प्लूरल, दैट्स व्हाई हम हैज तो नहीं यूज करेंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज नहीं करेंगे, तो रह गया सिर्फ हैव नोन जो कि है बिल्कुल करेक्ट. दे के साथ तो हमें वैसे भी हैव ही यूज करना है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करना है यहाँ पे, तो दैट्स यहाँ पे हैव नोन होगा. रॉबर्ट एंड रूनी आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्दो दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन आई रिटर्न्ड होम फ्रॉम वर्क आई फाउंड माई सन वीपिंग डैश. तो मैंने जब काम से घर लौट के आया उसके बाद देखा कि मेरा जो बच्चा है, मेरा सन है, वो रो रहा था. अब कैसे रो रहा था वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है कि कैसे रो रहा था. हैप्पीली, बिटरली, स्वीटली, कामली. अब देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शंस है ना, हैप्पीली, बिटरली, स्वीटली, कामली, ये एक एक एक्सप्रेशन, एक एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है. तो यहाँ पे जो हैप्पीली है ये भी पॉजिटिव है, मतलब कोई हैप्पीली रोएगा ऐसा तो यहाँ पे सिचुएशन नहीं है. बहुत आनंद हुआ है इसके वजह से रो रहा है, वैसा तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन नहीं है. तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेंस में ये यूज नहीं होगा वर्ड. जैसे कि हैप्पीली है, ये एक पॉजिटिव है. स्वीटली है, स्वीटली रो रहा था, कामली रो रहा था, ये सब कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है यहाँ पे. ओके, तो जो होगा वो होगा बिटरली, विच इज द ओनली नेगेटिव वर्ड हेयर एंड वो ही हमें चाहिए. नेगेटिव वर्ड ही चाहिए ना, क्योंकि वो रो रहा है तो ये यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है. बिटरली मतलब क्या होता है ना, एंग्री मूड, नेगेटिव फीलिंग. इट इज अ नेगेटिव फीलिंग. ओके, इन एन एंग्री मूड. ओके, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस है वो इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं एंड जो बचा है bitterly वही यहाँ पे करेक्ट है. When I returned home from work, I found my son weeping bitterly. Option number B is the correct one. Next, generally people use dash oils for their cooking.
ओके तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ये परसेंटेज से भी देख सकते हैं 95% ऑलरेडी करेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी घर में क्या चल रहा है उससे साथ आप रिलेटेड है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास रहते हैं, तो आप सबको पता है कि हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं घर के कुकिंग के लिए, ठीक है। एंड वैसे भी जनरली पीपल यूज क्लियर्ड ऑयल, हम ऐसे वर्ड तो कभी भी नहीं यूज करेंगे, तेल जो हम यूज करते हैं वो ऑब्वियसली क्लियर्ड ही होगा, थोड़ी हम कुछ डर्टी यूज करेंगे तो क्लियर्ड ऑयल का कोई मायने नहीं बनता, ओके। इम्प्रूव्ड ऑयल, वॉश्ड ऑयल, ये सब इनअप्रोप्रिएट है। एकमात्र हमें वैसे भी पता है कि हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं कुकिंग में, ओके। तो यहाँ पे होगा जनरली पीपल यूज रिफाइंड ऑयल्स फॉर देयर कुकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द ब्लाइंड मैन नीडेड डैश टू क्रॉस द स्ट्रीट। तो ब्लाइंड मैन मतलब जो देख नहीं सकते, अंधा है, उनको नीडेड, उनको क्या चाहिए था, जरूरत थी टू क्रॉस द स्ट्रीट, तो उनको कुछ मदद चाहिए होगा, उनको वो स्ट्रीट क्रॉस करने के लिए कुछ मदद चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है असिस्टेंस, गार्ड्स, पॉटर्स, कोऑपरेशन। देखिए गार्ड का क्या काम होता है, टू प्रोटेक्ट समवन, ओके, टू कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट, टू हैव अ वॉच ऑन समवन, ऐसे होता है गार्ड का काम। तो यहाँ पे हमें गार्ड तो नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ मदद चाहिए, एक असिस्टेंस चाहिए, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन असिस्टेंस मतलब कि कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए जो उनको हेल्प करे टू क्रॉस द स्ट्रीट, ओके। पॉटर्स मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लगेज या कोई सामान है आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा रहे हैं, तो पॉटर्स को हम देते हैं वो लगेज शिफ्ट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो भी यूज नहीं है। एंड कोऑपरेशन मीन्स जैसे कि अगर हम दो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक दूसरे के हम मदद करते हैं वो काम को अंत तक पहुंचाने के लिए, वो काम को कंप्लीट करने के लिए हम एक दूसरे को मदद करते हैं, दैट इज एक दूसरे से हम कोऑपरेट करते हैं, टू वर्क टुगेदर, ओके। तो इसको हम कोऑपरेशन बोलते हैं। तो हमें चाहिए हेल्पिंग हैंड, हेल्प, और असिस्टेंस चाहिए, जो कि फर्स्ट वन, द ब्लाइंड मैन नीडेड असिस्टेंस टू क्रॉस द स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, a word can have different dash in different contexts। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंट कंटेक्स्ट के लिए एक वर्ड का डिफरेंट समथिंग कुछ चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कॉनोटेशंस, कंटेंशंस, कन्फ्रंटेशंस, कंस्टिलेशंस। तो पहले तो लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, कंस्टिलेशंस। कंस्टिलेशंस तो शायद आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं, ठीक है। मैं और लिख नहीं रही हूँ, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न फॉलो करते हैं, जो हम बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि कोई माइथोलॉजिकल फिगर बन गया तो उसका एक नाम हो जाता है, एक कंस्टलेशन को एक नाम हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, दैट इज कॉन्स्टलेशन, व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। अब आते हैं कन्फ्रंटेशंस। कन्फ्रंटेशंस तो मतलब पता ही है कि कन्फ्रंट करना, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कोई हॉस्टाइल सिचुएशन है, दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उसको एक दूसरे को कन्फ्रंट करना बोलते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ये कुछ मायने नहीं बनता है, क्योंकि हम एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका डिफरेंट कुछ है, इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में कुछ डिफरेंट है, जो कि एक्चुअली मीनिंग है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। हम देखते हैं कि ये सेंटेंस टू सेंटेंस एक ही वर्ड का मीनिंग वैरी करता है। एक सेंटेंस में एक वर्ड का जो मीनिंग है, दूसरे सेंटेंस में कोई अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर वो यूज किया जाता है तो उसका दूसरा एक मीनिंग में वो यूज होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे होगा, तो हमें सिर्फ देखना है कि ये कौन सी वर्ड का एक्चुअली मीनिंग ये बन रहा है। तो डी तो कंस्टलेशन हो गया, ग्रुप ऑफ स्टार्स, सी हो गया कन्फ्रंटेशन, जो कि एक आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टी के बीच में। कंटेंशंस भी वही है, हीटेड डिसएग्रीमेंट को हम कंटेंशंस बोलते हैं, ठीक है, हीटेड डिसएग्रीमेंट, ओके। कंटेंशंस जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको ही बोलते हैं कंटेंशंस। एंड कॉनोटेशंस मतलब भी यही होता है कि कॉमनली अंडरस्टूड cultural or emotional association that some word or phrase carries, okay। एक पर्टिकुलर कोई कॉन्टेक्स्ट में जो हम वर्ड्स और फ्रेज यूज करते हैं, जो कॉमनली यूज होता है, उसको ही हम कॉनोटेशंस बोलते हैं, मतलब अर्थ, ओके। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है अर्थ। तो कॉनोटेशंस यहाँ पे करेक्ट होगा, अ वर्ड कैन हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट,
इफ आई डैश दैट यू आर कमिंग ओवर आई वुड हैव कंसल्ट माई प्रोग्राम। ये तो वो पास्ट परफेक्ट वाला हमारा जो रूल है ग्रामर का, ओके, वो हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। इफ आई हैड नोन दैट यू आर कमिंग ओवर आई वुड हैव कैंसल्ड द प्रोग्राम। वैसे तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, वो इजीली यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस, ये जो स्टेटमेंट है ये पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे एम नोइंग, नोज, नो, ये कुछ भी हो नहीं सकते क्योंकि ये सभी प्रेजेंट में है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आपको पता नहीं है तब भी आप यही टिक करोगे, अगर आपको पता है तो कोई बात ही नहीं है, आप एकदम विद इन अ सेकेंड्स आप कर लोगे, ठीक है। तो इफ आई हैड नोन यू आर कमिंग ओवर आई वुड हैव कैंसल्ड माय प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, winning both the races has been a dash surprise but the success is well deserved। winning both the races, both रेस को, दोनों ही रेस को विन करना हैज बीन अ डैश सरप्राइज, कुछ एक पॉजिटिव कुछ यहाँ पे यूज होगा, बट द सक्सेस इज वेल डिजर्व, मतलब सक्सेस वो डिजर्व करता है, ओके। तो यहाँ पे है प्लेजेंट, सेटिस्फाइंग, सिविलाइज्ड, चार्मिंग। तो देखिए लास्ट जो है चार्मिंग, चार्मिंग हम मोस्टली आप जानते हो चार्मिंग हम कब यूज करते हैं, किसी लुक को लेकर हम चार्मिंग वर्ड यूज करते हैं जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। कोई अगर अट्रैक्टिव दिखने में लगता है तो हम उसको चार्मिंग बोलते हैं। तो ये हो गया लास्ट वन। तो यहाँ पे तो ऐसा हमें चार्मिंग सरप्राइज ऐसा तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशली हम लोग पर्टिकुलरली लुक के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। अब आया सिविलाइज्ड। सिविलाइज तो एक हमारा जो सोसाइटी में हम बोलते हैं कि सिविलाइज्ड है, वो सिविलाइज्ड पर्सन है, मतलब कि आप सोसाइटी का जो तौर तरीके है वो आप जानते हैं, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट से आप वाकिफ है, आपको तब भी एक सिविलाइज्ड पर्सन बोला जाएगा जब आप प्रॉपरली बिहेव करते हैं इन आवर सोसाइटी। उसके बाद है सेटिस्फाइंग एंड प्लीजेंट। तो देखिए सरप्राइज, प्लीजेंट ज्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि सेटिस्फाइंग सरप्राइज अगर मैं बोलती हूँ कि विनिंग बोथ द रेसेस हैज बीन अ सेटिस्फाइंग सरप्राइज, तो ये अप्रोप्रिएटली वहां पे फिट नहीं होता, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज प्लीजेंट सरप्राइज। ओके, प्लीजेंट मतलब भी सेटिस्फाइंग ही होता है बट द वर्ड इज नॉट सेटिस्फाइंग एग्जैक्टली, ओके। तो प्लीजेंट मीन्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ हैप्पी, सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट, वी विल कॉल दैट pleasant, okay। So the winning both the races has been a pleasant surprise but the success is well deserved. Option number A is the correct one, okay। Next, it's a venue for every occasion and one that offers dash meals on special days। अच्छा देखिए ये जो occasion है इसका भी स्पेलिंग देख लेना, डबल सी है, ओके। तो ये भी गलत होता है तो ये प्रैक्टिस कर लेना। तो it is a venue for every occasion and one that offers dash meals on special days। तो dash meal on special days, अगर special days के बारे में बात हो रहा है तो special days में तो मील भी स्पेशल ही मिलेगा, है ना, अच्छा खाना मिलेगा। तो ऑफेंसिव कैसे हो सकते हैं? ऑफेंसिव मतलब कि जो आपको कुछ अपसेटिंग, ओके, जो आपको अपसेट कर रहा है, आप एनॉयड हो रहे हो तो उसको हम ऑफेंसिव बोलेंगे। तो ऑफेंसिव मील तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छा वाला खाना मिलेगा, है ना। अम्यूजिंग मतलब क्या होता है? अम्यूजिंग हो गया एक एंटरटेनमेंट, एक लाफ्टर which causes laughter, okay, causing laughter and providing entertainment। आपने सुना होगा बोलते अम्यूजमेंट पार्क, शायद सुना होगा आपने अम्यूजमेंट पार्क। उसमें क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत सारे खेलने की जगह होता है, मतलब वो एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक जगह होता है, एक पार्क होता है। तो अम्यूजमेंट पार्क में ऐसे हॉलीडेज मनाने के लिए या वीकेंड पे लोग जाते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही हुआ, कॉजिंग लाफ्टर एंड प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट हो गया अम्यूजिंग। अब आ रहा है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब क्या है? समथिंग विच इज लवली, चार्मिंग, ओके, कॉजिंग डिलाइट, आनंद हो रहा है, ओके, विच इज लवली। और थ्रिलिंग तो हम तब यूज करते हैं जो बहुत एक्साइटिंग अगर कुछ होने वाला है तो हम यूज करते हैं थ्रिलिंग, ओके, विच कॉजेज एक्साइटमेंट और प्लेजर, ओके। तो अब यहाँ पे मील के पहले क्या हमें यूज करना चाहिए? ऑफेंसिव नहीं होगा, अम्यूजिंग मील भी नहीं होगा, वो तो हमने देख ही लिया।
अब डिलाइटफुल है थ्रिलिंग, थ्रिलिंग तो मील नहीं होगा, तो होगा क्या डिलाइटफुल, ओके, जो खाने में बहुत अच्छा है। डिलाइटफुल मीन्स ऑल स्पेशल डिश, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, I wasn't feeling well yesterday but I feel a little dash today. तो मैं कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, बट दैट मीन्स आज इसका कुछ ऑपोजिट है, मतलब कल उतना अच्छा नहीं लग रहा था बट आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे बट यूज किया है, ठीक है। तो बट आई फील अ लिटिल डैश टुडे, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है, कल से यस्टरडे से टुडे का एक कंपैरिजन हो रहा है कि कल मैं ऐसी थी आज मैं उससे अच्छा हूं, क्योंकि यहाँ पे बट यूज हुआ है। तो आई फील अ लिटिल बेटर, मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ यस्टरडे मेरा जो हालत था, मेरा जो तबीयत था उसके साथ मैं आज का तबीयत का कंपैरिजन कर रही हूँ, इसलिए विल नॉट यूज गुड, विल नॉट यूज बेस्ट, विल नॉट यूज मोर, बेटर तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो विल यूज बेटर, ओके। आई फील अ लिटिल बेटर टुडे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, we try to keep abreast of the new treatments but have gained little dash experience of using them. अब experience कैसा होना चाहिए, experience के आगे क्या use होगा, देखिए we try to keep abreast of new treatments. abreast of new treatments मतलब we try to keep abreast of the new treatments मतलब जो भी नया ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में आपको जानना, ओके। साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे, साइड बाय साइड और न्यू ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानना है, बट हैव गेन्ड लिटिल डैश एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग देम। अब एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ऑर्डरली, सिस्टमेटिक, प्रैक्टिकल, डुएबल। अब लास्ट से अगर शुरू करें तो डुएबल मतलब कि जो हम कर सकते हैं, जो फिजिबल है, ठीक है, जो हम कर सकते हैं विद इन वंस पावर, ओके। तो डुएबल एक्सपीरियंस तो होता कुछ नहीं है, होगा क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ओके, जो हम एक्चुअली करके देखते हैं उसको ही हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। और जो है सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है, एक सिस्टम के अंदर एक मेथोडिकल वे, ओके, एंड ऑर्डरली तो अगर सब कुछ नीटली अरेंज्ड है तो उसको हम ऑर्डरली बोलते हैं, नीटली एंड मेथोडिकली अरेंज्ड है तो उसको हम ऑर्डरली बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ओके, गेन लिटिल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग देम, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम करेंगे लेवल 2 का क्वेश्चन, सी हो गया हमारा लेवल 1, अब हम करेंगे लेवल 2 का क्वेश्चन। Next question. Researchers have discovered a way to stop rabies from shutting dash critical responses in the immune system, a breakthrough that could pave the way for new tools to fight the deadly disease. तो यहाँ पे एक deadly disease के बारे में बात हो रहा है, वो deadly disease क्या है, rabies, okay? तो researchers कुछ discover कर रहे हैं कि rabies को कैसे रोका जाए, how discovered a way to stop rabies from shutting dash critical responses in the immune system. अब शटिंग क्या होगा, मुझे तो यहाँ पे रोकना है रैबिस को, है ना, यहाँ पे तो सेंस वो बन रहा है क्या, वे टू स्टॉप रैबिस फ्रॉम शटिंग डैश, ओके। तो अप, डाउन, आउट, ऑन, ये चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे डाउन होगा, क्योंकि सभी को पता है कि शट डाउन हम बोलते हैं, शट डाउन मतलब ही होता है सीज सम ऑपरेशन, अगर कोई ऑपरेशन को रोका जाए तो हम शट डाउन बोलते हैं, ठीक है। अब शट अप, जो फर्स्ट वन है शट अप, शट अप हम कब बोलते हैं कि अगर किसी को हमारा मुंह बंद कराना है किसी का, कि तुम चुप रहो, शट अप, स्टॉप टॉकिंग, दैट इज शट अप। शट डाउन तो हो ही गया कि अगर कोई भी ऑपरेशन को बंद करना है, सीज करना है, तो हो गया शट डाउन। अच्छा, ये फर्स्ट वाला है स्टॉप टॉकिंग, शट डाउन तो हो ही गया, ये सीज सम ऑपरेशन। शट आउट मीन्स हो गया कि नॉट टू अलाउ समवन टू एंटर समवेयर, ओके। ओके, नॉट टू अलाउ समवन टू एंटर समवेयर, दैट इज शट आउट। ये सभी फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब आपको याद रखना है, ठीक है। एंड शट ऑन कुछ होता नहीं है, ओके, शट ऑन इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब, इज नॉट अ करेक्ट वर्ड एक्चुअली, तो शट ऑन कुछ होता नहीं है, ओके। तो शट अप इज स्टॉप टॉकिंग, शट डाउन इज सम ऑपरेशन, शट आउट इज टू नॉट अलाउ समवन टू एंटर समवेयर। तो यहाँ पे हमारा जो होगा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट,
It would have been great to see it repurposed rather than completely dashed. तो यहाँ पे देखिए it would have been great to see repurposed, ऑलरेडी ये पास्ट में ही यूज हो रहा है repurposed. अब rather than completely उसके बाद भी पास्ट यूज होगा जो कि है demolished. कोई डाउट नहीं है, ठीक है. यहाँ पे ऑलरेडी रिपर्पस्ड यूज हुआ है तो यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे हमें फर्स्ट टेंस जो फॉर्म है सेम फॉर्म यहाँ पे यूज करना है. दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर डिमोलिश्ड. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, the contradictory status creates a loophole allowing Palestinians to live in the West Bank without losing precious Jerusalem residency permits dash others blocked from entry to Jerusalem can also settle there. अब देखिए ये जो बड़ा वाला जो सेंटेंस आता है ना, इस सेंटेंस का यही मजा है कि आपको देख के लगेगा अरे इतना बड़ा सेंटेंस है, मैं कैसे आंसर करूंगी, ये तो मेरे गलत हो जाएगा. ठीक है, आपका ऐसी मेंटेलिटी अराइज करने के लिए ही इस टाइप का सेंटेंस दिया जाता है. इस टाइप का सेंटेंस को आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप शांत दिमाग से पूरा पढ़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है, वो आपको समझना है. इसमें हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स रहे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वोकैब्स रहे जो जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, बट उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. मोस्टली बहुत कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है. अगर ओवरऑल आप वो सेंटेंस का मतलब समझते हो तो आपको आंसर करने में कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा. हाँ, अगर कोई वोकैब का पार्ट आ गया, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में तो कुछ भी आ सकता है, ग्रामर भी आ सकता है, वोकैब भी आ सकता है. ठीक है, तो अगर वोकैब का कुछ ऑप्शंस आ गया कि वोकैब कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे दिया तो हो सकता है कि वो आपको टफ लगे, तो आप तब वो स्किप कर ही सकते हो. बट बड़ा सेंटेंस देके स्किप करना बहुत ही गलत होगा, वो कभी भी नहीं करना है. शांत दिमाग से एक बार पढ़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है. तो यहाँ पे दो सिचुएशन की बात हो रहा है. एक सिचुएशन बोल रहा है कि पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक में विदाउट लूजिंग देयर जेरूसलम रेजिडेंसी परमिट्स रह सकता है. ये एक कंडीशन है, ठीक है, कि पैलेस्टीनियंस जो है वो उनका जो रेसिडेंसी परमिट है जेरूसलम का वो ना लूज करते हुए वो वेस्ट बैंक में रह सकते. और एक दूसरे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अदर्स ब्लॉक्ड फ्रॉम एंट्री टू जेरूसलम कैन ऑल्सो सेटल देयर. तो ये दो कंडीशंस है, क्योंकि पहले ही बोलते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटस क्रिएट्स अ लूप होल, एंड यही वो लूप होल है. तो ये दोनों चीजें एक ही साथ हो रहा है, एट ए टाइम हो रहा है. तो दैट्स व्हाई वी विल यूज व्हाइल. ओके, दोनों चीज एक साथ ही हो रहा है. ये जो इंसिडेंट्स है ये दोनों एक साथ हो रहा है, तो we will use here while. Okay, while others blocked from entry to Jerusalem can also settle there. That is option number B is the correct one. Next, he would prefer to live in quieter Palestinian villages dash by olive groves or the more coveted fields in the center of the holy city. तो यहाँ पे हमें by यूज किया गया है, ठीक है. तो जब भी यहाँ पे by यूज किया गया है तो हमें यहाँ पे surrounded ही यूज करना है, ये फॉर्म भी यूज करना है, ठीक है. पैलेस्टीनियन विलेजेस सराउंडेड बाय ऑलिव ग्रोव्स. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, he tries to perform well but good projects done by him are dash, he needs to put in extra effort. तो he tries to perform well, वो अच्छा करने की कोशिश किया, but good projects done by him are dash, जो भी good projects उनके द्वारा हुआ है वो उसके बाद ये हमें फिल करना है. दैट मीन्स कुछ नेगेटिव है कि उन्होंने गुड प्रोजेक्ट उनके द्वारा करने की जो भी कोशिश किया गया है वो नाकामयाब रहा, वो ठीक से नहीं हुआ. दैट्स व्हाई ही ट्राइज टू परफॉर्म बोला गया है कि उन्होंने कोशिश किया परफॉर्म अच्छा करने के लिए. उसके बाद भी यहाँ पे भी बोला गया कि ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना है. ही नीड्स टू, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है. दैट मीन्स उनको गुड प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना है. ओके, तो यहाँ पे 4 इडियम्स दिया गया है. फ्यू एंड फार बिटवीन, गोइंग विद द फ्लो, ऑन एज, वॉकिंग ऑन द एयर. ओके, तो पहले एक एक करके देख लेंगे. फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब नॉट हैपनिंग ऑफन. ओके, नॉट हैपनिंग ऑफन इज फ्यू एंड फार बिटवीन. उसके बाद गोइंग विद द फ्लो. गोइंग विद द फ्लो तो हम ही यूज करते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो ऐसे बोलते हैं. अगर कुछ भी चीज हो रहा है तो उसके साथ ही खुद को एकदम बह जाना, उसके साथ वो फ्लो के साथ बह जाना, इसको हम बोलते हैं गोइंग विद द फ्लो. दैट इज मूव अलोंग विद द
प्रिवेलिंग फोर्स, जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ ही बह जाना, मतलब उसके साथ एडजस्ट कर लेना। Accept the prevailing trend. Okay. Next है on edge. On edge means tense, nervous. Okay. And last one है walking on the air, मतलब बहुत खुश है वो, feeling very happy. Okay. तो यहाँ पे जो भी 4 idioms है उसका हमने मीनिंग देख लिया, एंड जो यहाँ पे सबसे अच्छा सूट कर रहे हुए, फर्स्ट वन few and far between, because but good projects done by him are not happening often. अगर it is happening often तो हमें कोई परेशानी नहीं होता, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना नहीं होता, बट ये नहीं हो रहा है, नॉट हैपनिंग ऑफन, दैट्स व्हाई ही नीड्स टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, तो यहाँ पे जो भी इडियम्स का मीनिंग मैंने बताया है वो सभी आपको नोट करना है। गोइंग विद द फ्लो मीन्स मूव अलोंग विद द प्रिवेलिंग फोर्सेस, एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, ऑन एज मीन्स नर्वस, टेंस, walking on air means feeling very happy. Okay, so few and far between, option number A is the correct one. Okay, next. The government has decided to dash GST on some items in order to help small traders. Okay, यहाँ पे भी 4 idioms दे दिया है, steer clear of, wash away, crack down on, roll back. Okay, तो एक एक करके यहाँ पे भी जो idioms है वो देख लेंगे। Crack down on means taking severe measure. Okay, take severe measures against someone or something. कुछ चीज के अगेंस्ट और किसी के अगेंस्ट कोई स्टेप लेना। ओके, क्रैक डाउन ऑन। ओके, वॉश अवे तो आपको पता है कि धो देना, उसको ही वॉश अवे बोलते हैं। ओके, पानी से धो देना उसको ही वॉश अवे बोलते हैं। सी वाला हो गया क्रैक डाउन ऑन। अच्छा, बी वाला हो गया पानी से धो देना भी हो गया। अच्छा, एनीवे रोल बैक। रोल बैक मीन्स क्या होता है, कुछ रिड्यूस करना, कुछ अगर प्रोग्रेस हो गया है उसको रिवर्स करना। ओके, मोस्टली रिड्यूस करना यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जीएसटी, कुछ आइटम के ऊपर जो जीएसटी लगा है वो उसको रिड्यूस करना है। इस सेंस में यहाँ पे रोल बैक यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल बैक मीन्स टू रिड्यूस, एक्चुअली reduce, reverse the progress. Okay, and first one मैंने मिस कर दिया था, steer clear of. Steer clear of means keep away from. Okay, दूर रहना, keep away from. Okay, तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer. Roll back GST on some items in order to help traders. Okay, next. The scandal was dash and it really defamed the reputation of the institution. तो यहाँ पे एक स्कैंडल के बारे में बात हो रहा है जिसके वजह से इंस्टीट्यूशन का जो रेपुटेशन है उसको डिफेम किया गया, वो डिफेम्ड हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रेज्ड, आउटरेजियस, टैगिंग और आउटरेज्ड। रेज्ड मतलब क्या होता है, रेज्ड मतलब होता है कि वायलेंट, अनकंट्रोलेबल एंगर, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। एंड ये तो एक वर्ब यहाँ पे हुआ। तो द स्कैंडल वाज रेज्ड, तो एक्चुअली वर्ब फॉर्म तो हमें चाहिए नहीं, एक्चुअली हमें एक यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, एक्सप्लेन कर रहा है कि स्कैंडल कैसा था। तो रेज्ड मतलब हुआ क्या, वायलेंट, अनकंट्रोलेबल एंगर। उसके बाद आया आउटरेजियस। आउटरेजियस मतलब शॉकिंगली बैड। ओके, शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव, दैट इज आउटरेजियस, जो कि एक एडजेक्टिव भी है। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। टैगिंग करके कुछ ऐसा होता नहीं है। एंड लास्ट वन है आउटरेज्ड। आउटरेज्ड भी एक वर्ब है जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर है। जैसे कि रेज्ड हमने पढ़ा, वैसे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर इज आउटरेज्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए एडजेक्टिव, वी विल यूज हियर आउटरेजियस। द स्कैंडल वाज आउटरेजियस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट,
When he heard the terrible noise, he asked me what was dash. When he heard the terrible noise, जब उनको वो noise सुनाई दिया, उन्होंने मुझे पूछा what was dash on. तो हम ऐसे ही बोलते ना what's going on. Guys, what's going on? तो यहाँ पे वो ही होगा what's going on, what was going on. Okay, what was happening हम बोल सकते, पर उसके बाद on नहीं लगा सकते. उसके बाद ऑन नहीं लगा सकता. व्हाट्स हैपनिंग ऐसे हम यूज करते हैं, व्हाट्स हैपनिंग, बट व्हाट्स हैपनिंग ऑन नहीं. ओके, तो गेटिंग बिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो वैसे ही एलिमिनेट ही होगा. तो अगर मैं ऐसे भी बोलूं व्हाट वाज गोइंग ऑन, जैसे कि यहाँ पे ऑन है तो मुझे यहाँ पे गोइंग ही चाहिए. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट. आई लाइक टी एंड कॉफी बट प्रेफर डैश. तो आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे टी कॉफी दोनों ही पसंद है, बट मैं क्या प्रेफर करती हूँ. ओके, द लेटर, द लैटर, द लूट, द लॉयटर. देखिए, ये तो लेटर मतलब चिट्ठी हो गया. ओके, एंड ये लैटर मतलब बाद में जो है. ओके, बाद में क्या है, टी एंड कॉफी के बाद में कॉफी है, तो इसलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी. द लैटर मतलब यहाँ पे समझा रहा है कि मैं प्रेफर करती हूँ कॉफी. ओके, द लैटर. लूट तो आपको पता है, लूटना, द लूटना होता है. एंड द लॉयटर मीन्स होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं टाल मटोल करना. ओके, टाल मटोल. ओके, लॉयटर. ओके, तो आई लाइक टी एंड कॉफी बट प्रेफर द लैटर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट. ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स डैश आवर. हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 90 माइल्स पर आवर. ओके, और अगर इन वर्ड्स में लिखे तो 90 माइल्स पर आवर मतलब क्या, एक घंटे में वो 90 माइल्स कवर करता है. तो एक घंटे में, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन चाहिए. ओके, तो यहाँ पे मुझे आवर है, तो आवर के सामने तो मुझे एन ही यूज करना है. ठीक है, एक घंटे, इसलिए मुझे एन ही यूज करना है. तो दैट्स ऑप्शन नंबर सी होगा. A speed of 90 miles an hour. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट हम लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे. ओके, लेवल 1 लेवल 2 हो गया, अब लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. He likes reading, he was a dash reader. ओके, तो यहाँ पे उनको पढ़ना पसंद है. He likes, तो इसके बारे में कुछ होगा कि वो बहुत अच्छा रीडर है. उसको क्या हम कौन सा बेस्ट फिटिंग वर्ड होगा, एंग्शियस, एंथुसियास्टिक, वोराशियस, फर्वेंट. तो देखिए, एंग्शियस तो पहले नहीं होगा, क्योंकि एंग्शियस मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही ईगर है कुछ करने के लिए, बहुत ही कंसर्न है कुछ करने के लिए, वो तो रीडर को जस्टिफाई नहीं करेगा ये एडजेक्टिव. ओके, तो उसके बाद है एंथुसियास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा एकदम एंजॉयमेंट हो रहा है ऐसा कुछ. एंथुसियास्टिक, बहुत एंथुसियास्टिक रीडर ऐसा भी नहीं हो सकता. बचा है वोराशियस एंड फर्वेंट. ओके, तो वोराशियस मतलब एंगेजिंग in an activity with great eagerness और enthusiasm. मतलब मैं एक बहुत ज्यादा eagerness और एंथू लेकर एक एक्टिविटी में खुद को एंगेज कर रही हूँ. दैट इज voracious. ओके, एंड fervent इज having or displaying a passionate intensity. तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है. ठीक है, एंग्शियस, एंथुसियास्टिक, वोराशियस, फर्वेंट. अगर एंग्शियस एंथुसियास्टिक को भी छोड़ दे, एंथुसियास्टिक रीडर, एंग्शियस रीडर इसको भी छोड़ दे, वोराशियस एंड फर्वेंट का जो मीनिंग है वो लगभग सेम है. इस टाइप का क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझ नहीं आता कि कौन सा एक्चुअली होगा, कौन सा टिक करे. इसलिए ये परसेंटेज देके वो समझ आ रहा है. तो एक्चुअली हम इस टाइप का क्वेश्चन में मतलब वर्ड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि रीडर के आगे हम ऐसे वोराशियस वर्ड यूज करते हैं. ओके, कुछ आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके भी आपको ऑप्शंस चूज करना होता है. आप पढ़ते पढ़ते, आपका प्रैक्टिस करने से आफ्टर सर्टेन टाइम आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन से वर्ड के सामने कौन से एडजेक्टिव ज्यादा सुटेबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे होगा वोराशियस. ही वाज अ वोराशियस रीडर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट. एक्सक्यूज मी डैश टाइम प्लीज. तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो सकता है. तो देखिए, एक्सक्यूज मी, यू हैव द टाइम प्लीज. यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये स्टेटमेंट हो रहा है, यू हैव द टाइम प्लीज. तो ये तो नहीं होगा, ये मैं कट कर रही हूँ.
इसके बाद ऑप्शन है व्हाट इज टाइम प्लीज, हैव यू गॉट द टाइम प्लीज, व्हाट टाइम प्लीज। देखिए व्हाट टाइम प्लीज तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई वर्ब भी नहीं है, ठीक है। एक है व्हाट इज टाइम प्लीज एंड हैव यू गॉट द टाइम प्लीज। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा हैव यू गॉट द। ओके, ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। किसी को टाइम, अगर किसी को किसी से पूछना है व्हाट टाइम इट इज, देन ये ऐसे पूछते हैं कि हैव यू गॉट द टाइम प्लीज। ये एक तरह की वे है किसी से टाइम पूछना कि व्हाट टाइम इट इज। अगर आपको जानना है कि क्या टाइम हो रहा है तो आप ऐसे पूछ सकते कि हैव यू गॉट द टाइम प्लीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आई डैश हर स्पीक on Friday night about the advantages of organic gardening. Okay, I dash her speak on Friday night. Friday night चला गया कि आ रहा है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि I dash her speak on Friday night about the advantages of organic gardening. तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है उससे हमें पता करना है कि होगा क्या। I will have heard, I would hear, I would have heard, I will hear. तो अगर ये पास्ट में होगा तो सिंपली यहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा जो कि ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। तो ये सिंपली फ्यूचर में होने वाला है क्योंकि फ्यूचर वाला ऑप्शंस तो मुझे अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी। तो I will hear her speak on Friday night, that is option number D will be the correct one. Okay, next, Satish is seated dash Sunita. Okay, तो सतीश क्या सुनीता के पास बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है बिसाइड्स, बिसाइड, क्लियरली, क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये सुपरलेटिव है, इसमें हम दा यूज करते हैं। क्लियरली सुनीता तो होता ही नहीं कुछ। एक बिसाइड्स, एक बिसाइड। ओके, बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू समवन, दैट इज बिसाइड। और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तब हम बिसाइड्स यूज करते हैं वर्ड। ओके, एंड यहाँ पे यूज करेंगे बिसाइड। सतीश इज सिटेड बिसाइड सुनीता, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, डैश टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट। यहाँ पे ऑप्शंस जो है, डू यू लाइक टू गो आउट, आर यू लाइकिंग टू गो आउट, यू लाइक टू गो आउट, वुड यू लाइक। तो यू लाइक तो होगा नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, तो इसलिए ये तो क्रॉस है। अच्छा, आर यू लाइकिंग टू गो आउट, कंटिन्यूअस मुझे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये भी क्रॉस। अब डू यू लाइक टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट और वुड यू लाइक टू गो आउट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टुनाइट, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। बट अगर मैं डू के जगह वुड यूज करूं तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट होगा। मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगी, क्या आप इटालियन रेस्टोरेंट में आज रात जाना चाहेंगे, वुड यू लाइक, क्या आप जाना चाहेंगे। तो कुछ पोलाइटनेस अगर मुझे ऐड करना है मेरा एक्सप्रेशन में तो ऑब्वियसली मैं डू के जगह पे वुड यूज करेंगे एंड दैट विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, I saw her when she was standing dash the side of the old statue. तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, एक है स्टैंड बाई और एक है स्टैंड एट और एक है स्टैंड इन और एक है स्टैंड बियॉन्ड। तो इनमें से कौन सा होगा। पहले फर्स्ट वन देख लेते हैं, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई मतलब नियर। ओके, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि आई एम स्टैंडिंग बाई समथिंग तो दैट मीन्स कि मैं वो चीज़ के पास खड़ी हूँ, वो चीज़ के नियर खड़ी हूँ। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंड बाई। ओके, इसके बाद स्टैंड एट। देखिए स्टैंड एट समथिंग एज सच नहीं होता है। ओके, स्टैंड एट एनी लोकेशन हो सकता है, स्टैंड एट अ लोकेशन हो सकता है, बट स्टैंड एट समथिंग नहीं हो सकता। ठीक है, सेम एज स्टैंड इन। स्टैंड इन का केस में भी सेम है। ओके, स्टैंड इन समथिंग नहीं हो सकता। एंड उसके बाद आता है स्टैंड बियॉन्ड। स्टैंड बियॉन्ड भी कुछ नहीं होता है। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, फर्दर अवे इन द डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे स्टैंड बियॉन्ड भी नहीं हो सकता। जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर वन, दैट इज स्टैंड बाई, नियर द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैचू। ओके, आई सॉ हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैचू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, I could not open the lock because I dashed the key. ओके, तो यहाँ पे है lose, had lost, losing, lost. तो यहाँ पे हमें सिर्फ टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे टेंस क्या होना चाहिए। देखिए I could not open the lock, ये ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है।
अब मैं क्यों वो लॉक ओपन नहीं कर पाई, उसका रीजन यहाँ पे बोल रहा है, मैंने चाबी खो दिया था, ठीक है। तो पहले मैंने चाबी खो दिया, उसके बाद ही मैंने लॉक नहीं ओपन कर पाई, आगे तो मैं चाबी खो दूंगी, उसके बाद ही तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि मैं लॉक नहीं ओपन कर पाऊंगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज योर पास्ट परफेक्ट, ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर दोनों चीज़ ही पास्ट में घट रहा है, कोई दोनों चीज़ अगर पास्ट में चल रहा है, तो उसमें से हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा पास्ट में है, ओके। तो ज़्यादा पास्ट में क्या है, पहले मैंने चाबी खो दिया, उसके बाद जाके आई कुड नॉट ओपन द लॉक, ओके। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज बिकॉज आई हैड लॉस्ट द की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, some new bridges are dash on the river, okay, some new bridges are, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है एंड ये पैसिव में होगा, है ना, पैसिव वॉइस में होगा, ओके। तो दैट्स व्हाई वी विल यूज बीइंग बिल्ड, ओके। अगर मैं एक्टिव में बताती तो क्या होता कि दे आर बिल्डिंग सम न्यू ब्रिजेस होता, ओके। तो यहाँ पे दे एब्सेंट है, जरूरत नहीं है, ये पैसिव में हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सम न्यू ब्रिजेस आर बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आई ऑलवेज डैश ट्रबल विद माई कार दीज डेज, तो दीज डेज मतलब ये कोई पास्ट के बारे में तो बात नहीं हो रहा है ना, अभी के बारे में, रिसेंट डेज के बारे में ही बात हो रहा है, दीज डेज। तो दैट्स व्हाई वील एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हैड है, अब हैविंग है, हैव है, हैज है। तो देखिए आई है, तो आई के साथ तो मैं हैज़ नहीं यूज करूंगी, तो डी भी मैं एलिमिनेट कर दूंगी। अब रहा हैविंग और हैव, देखिए अगर मैं यहाँ पे एम रहता, आई एम ऑलवेज ऐसा रहता, तो आई एम ऑलवेज हैविंग ट्रबल ऐसा हो सकता था, बट यहाँ पे आई एम तो नहीं है, सिर्फ आई है, तो दैट्स व्हाई वील यूज हैव, ओके। आई ऑलवेज हैव ट्रबल विथ माई कार दिस डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन, 2 dozen oranges dash only 5 rupees, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज होगा, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्टेड। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे पास्ट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस को पढ़ के तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये पास्ट में होगा, तो प्रेजेंट में जनरली यूज़ करूँगी। अब प्रेजेंट में भी मुझे प्लूरली यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 dozen ऑरेंजेस है, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 dozen ऑरेंजेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के अनुसार मुझे यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, दैट्स व्हाई वी विल यूज कॉस्ट, ओके। 2 dozen ऑरेंजेस कॉस्ट ओनली ₹5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ओके। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये सेशन आपके प्रिपरेशन को और मजबूत करेगा, एंड जो भी आपको अननोन लगा है, कोई भी रूल या कोई भी वर्ड, वो आपने जरूर नोट किया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।